नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजधर्म आज सीधे विजय चौक से। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और दोनों ही पक्ष तैयार हैं एक दूसरे के सामने मुकाबला करने के लिए। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने आज अपनी लाइन और लेंथ तय कर दी है, सरकार का पक्ष क्या रहेगा, तो विपक्ष भी अपने मुद्दों को लेकर तैयार बैठा है और उन्हीं में से एक मुद्दा है संभल का, जिस पर पूरे देश में इस वक्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ संभल में क्या हुआ ये हर कोई जानना चाहता है और पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची ये हर कोई जानना चाहता है। तो आज राजधर्म में मैं आपको बताऊंगी कि संभल में रविवार को क्या हुआ और अभी तक पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है। संभल में दंगा भड़का और उस दंगे में 4 लोगों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, दंगाइयों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, लेकिन इस मसले पर सियासत भी हो रही है। संभल में कल की हिंसा और 4 लोगों की मौत के बाद ही तनाव का माहौल है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। कल के दंगे में जो शामिल था उसका हिसाब किया जा रहा है। दंगाइयों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक एक दंगाई को पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर संभल को किसने सुलगाया। क्या संभल में रविवार को जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ? क्या भीड़ सोची समझी साजिश के तहत इकट्ठा हुई और क्या पहले से ही पुलिस वालों पर पथराव करने के लिए पत्थरों को इकट्ठा किया गया था? क्या आगजनी की इस घटना को पहले से ही प्लान कर लिया गया था? संभल हिंसा का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? संभल में दंगा कैसे हुआ? दंगाइयों की भीड़ कहां से आई? ये सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूं। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की हैं। 2500 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी मामला दर्ज हुआ है, उनका नाम भी एफआईआर में है। जियाउर रहमान बर्क पर दंगा भड़काने का आरोप है। वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। संभल पुलिस का ये कहना है कि ये पूरा दंगा, ये पूरी हिंसा प्लानिंग के तहत हुई। भीड़ की तरफ से पुलिस पर सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंके गए, बल्कि दंगाइयों ने फायरिंग भी की है। दंगाई नहीं चाहते थे कि मस्जिद का सर्वे हो और यही वजह है कि दंगाइयों ने कल उपद्रव किया, जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ की, पथराव किया, पुलिस पर हमला किया गया है, जिसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए हैं। जहां पर पथराव हुआ वहां से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। इसलिए पुलिस ये बता रही है कि सिर्फ पथराव नहीं बल्कि वायरिंग करने का भी मामला सामने आ रहा था। संभल में मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए इतनी बड़ी हिंसा क्यों हुई वो भी आपको बताऊंगी। जिस महंत की याचिका पर ये मामला सुर्खियों में आया उनका बयान भी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले संभल हिंसा की कुछ नई तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रख देती हूँ। संभल में जब कल शाही जामा मस्जिद में सर्वे की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची, उस वक्त अचानक सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अलग अलग गली से अचानक से 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। ये पूरी भीड़ प्लानिंग के साथ आई थी। देखिए कैसे वो आसपास लगे कैमरे और पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे हैं। ज्यादातर उपद्रवियों के चेहरे ढके हुए थे, यानी उन्हें पता था कि वो गलत कर रहे हैं और अगर कैमरे में कैप्चर हो गए तो पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए नकाब अपने चेहरे पर लगा रखा था। सबसे पहला निशाना सीसीटीवी कैमरों को बनाया गया। पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और उसके बाद जो पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस पर हमला कर दिया गया, यानी पुलिस पर पथराव कर दिया गया। जो वाहन खड़े हुए थे मस्जिद के आसपास, उन वाहनों में आग लगा दी गई। हिंसा इस कदर भड़की थी कि 4 लोगों की इस हिंसा में जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस हिंसा में जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया, जबकि पुलिस ये बता रही है कि एकाएक जो भीड़ इकट्ठा हुई उसका मकसद पुलिस पर हमला करना था, उसका मकसद सर्वे टीम को रोकना था। इसीलिए पहले से पत्थर इकट्ठा थे, हथियारों का इंतजाम था। भीड़ को कब, कैसे, किस समय पर और कहां पर इकट्ठा होना है ये सब कुछ पहले से पता था और इसीलिए भीड़ सुनियोजित तरीके से इकट्ठा हो जाती है और पुलिस पर हमला कर देती है। अब सवाल ये है कि आखिर रातों रात इतनी बड़ी हिंसा की प्लानिंग किसने की? संभल दंगे का मास्टरमाइंड कौन है? भीड़ की तरफ से पुलिस टीम पर किसने फायरिंग की? मस्जिद को सर्वे को रोकने का क्या मकसद था?
और सवाल ये भी है कि आखिर अचानक इतने लोग एकाएक इकट्ठा कैसे हो गए। ये बिना पहले की प्लानिंग के हो नहीं सकता। दंगाइयों के पास पत्थर और हथियार कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये वो सवाल हैं जो संभल से आई तस्वीरों के बाद खड़े हो जा रहे हैं। और इसीलिए पुलिस ने अभी तक 7 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें सपा सांसद संभल के जियाउर रहमान बर्क का नाम भी है, वहीं विधायक के बेटे का नाम भी है। बताया जा रहा है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था। अब दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे और जब मैं ये कह रही हूं तो क्यों कह रही हूं, उसके पीछे की वजह भी आपको बताती हूं। वो अपने साथ ऐसे हथियार लेकर आए थे जिन्हें देखकर पुलिस भी चकरा गई। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था या इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वहां पर इकट्ठा हो रही भीड़ अपने साथ हथियार लेकर आ सकती है। पुलिस को दंगे वाली जगह से एक ऐसा चाकू मिला जो 2 तरफ से धारदार है, जबकि इसके बीच में पकड़ने की जगह है। पुलिस का कहना है कि ऐसा हथियार तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। तो सिर्फ पत्थर वाली साजिश नहीं थी, बल्कि चाकू भी थे, हथियार भी थे। कैसे आगजनी करनी है उसके लिए बोतलों में पेट्रोल भी भरा हुआ था और वो सब कुछ पहले से तय था। बस एक इशारा मिलते ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है, गलियों से भीड़ इकट्ठा होती है, लाखों हजारों की संख्या में भीड़ एक जगह पर इकट्ठा होती है। और जो पीछे वाला गेट है शाही जामा मस्जिद का, वहां से पथराव होना शुरू होता है, पुलिस को टारगेट किया जाता है और देखते ही देखते पूरे संभल में हिंसा भड़कने लगती है। हालांकि पुलिस जब तक हालात पर कंट्रोल कर पाती, जब तक 4 लोगों की जान चली गई, कई पुलिस वाले घायल हो गए। अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कईयों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात नीचे चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। तो अभी जो पुलिस है, पुलिस के ऊपर जो हमला हुआ उसकी कहानी भी बयां कर रही है और पूरी शिद्दत के साथ, आप ये कहिए कि पूरे जीरो टॉलरेंस के साथ फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस दंगे में कौन कौन शामिल था। इसलिए हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दंगाइयों के चेहरे पर जो नकाब है उसके पीछे का चेहरा क्या है या कौन है, ये पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 2500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो पुलिस पर पथराव कर रही थीं। अभी ये संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि संभल में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर, ताला लगाकर शहर को छोड़ रहे हैं, लेकिन एहतियातन फिलहाल संभल में किसी बाहरी शख्स के प्रवेश पर पाबंदी है। इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार से कोई जो अफवाह है वो ना फैल पाए और इसीलिए संभल में फिलहाल शांति को बहाल करवाया जा रहा है। अब देखिए संभल मामले में कैसे एक एक शख्स का नाम सामने आ रहा है या कैसे साजिश की बू आ रही है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि संभल मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद हैं। जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है कि उन्होंने प्री प्लान तरीके से ये दंगा करवाया। जियाउर रहमान के अलावा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ भी साजिश का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस के हाथ कुछ वीडियो पोस्ट भी लगे हैं जिसमें दंगा भड़काने की कोशिश की गई है। टोटल 7 एफआईआर हुई है, 2 थाना नकासा पे और 5 थाना कोतवाली पे
और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। जिया और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत BNS 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। अब देखिए, जिया और रहमान पर तो मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जिया और रहमान एक अलग ही दलील दे रहे हैं। वो भी साजिश की बात कह रहे हैं, लेकिन साजिश मुसलमानों को प्रताड़ित करने की, साजिश मुसलमानों को टारगेट करने की, साजिश जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों को भड़काने की। जिया और रहमान कह रहे हैं कि सब कुछ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की वजह से हुआ है। एकाएक जो भीड़ इकट्ठा हुई वो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। ये कह रहे हैं कि जिया और रहमान ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सब कुछ मुसलमानों पर डाल रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर पूरा आरोप मढ़ रही है। जिया और रहमान ने सवाल उठाया कि मस्जिद का दोबारा सर्वे क्यों कराया गया, और ये भी कहा कि इस दौरान जो भीड़ वहां पर मौजूद थी वो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो गई है, दंगा भड़काने, भीड़ को इकट्ठा करने और सुनियोजित साजिश का आरोप आपके ऊपर लगा है। अपनी नाकामी और लापरवाही को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन और जो घटना को अंजाम दिया है उन्होंने, इसको छुपाने के लिए इस टाइप की कार्रवाई, मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं, उनकी कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मुझे मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन ये घटना हुई, मैं उस दिन संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश में भी नहीं था। आप कहाँ थे? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। तो उस समय जब मैं मौजूद नहीं था, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखने का क्या औचित्य बनता है। फिर उसके साथ साथ जिस दिन पहला सर्वे हुआ उस दिन मैं खुद वहां मौजूद था, हमने सर्वे कराया, उस दिन क्यों कोई घटना नहीं घटी? जिस दिन जुमे के दिन पूरा पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, हमारे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका, उस दिन मैंने जुमे की नमाज वहीं अदा करी संभल की शाही जामा मस्जिद में। उस दिन क्यों घटना नहीं हुई? जब मैं वहां से बाहर हूं तो घटना होती है तो मेरे सर मनते हैं। इसका मकसद सीधे सीधे यही है कि पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया है अपनी लापरवाही, नाकामी को छुपाने के लिए, ये और कि मैं अपने लोगों की सही मदद नहीं कर पाऊं, इस वजह से मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। सुनियोजित साजिश की गई, पत्थर इकट्ठे किए गए, वरना इतना सारा पत्थर, इतनी सारी चीजें कैसे की जाती जब वहां पे लोगों को पता ही नहीं कि सर्वे होने जा रहा है? तो साजिश कौन करता? जो लोग सर्वे करने के लिए आए थे उनको ही पता था कि हम सर्वे करने जा रहे हैं। कमेटी को भी उन्होंने रात के आखिरी पहरे में उन्होंने किया, हम अभी आ रहे हैं वो करने के लिए। तो साजिश कौन करता? साजिश तो इन लोगों ने की है, सरकार ने साजिश, पुलिस प्रशासन, शासन ने साजिश की है। शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने साजिश की है, और साजिश की है उन्होंने अपनी सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, बाकी तो जाने गई हैं। मैडम, मैं आपके उससे माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रदेश और देश में ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे यहाँ फर्जी एनकाउंटर सामने आते हैं। एक आम जनता इतनी वो नहीं है जो अपने आप को दूसरे को खुद गोली मारेगी। कौन सुनवाई करेगा उसकी? आम अपने ऊपर फर्जी जो एनकाउंटर कर करके जो दिखावा करते हैं, कौन है इसके पीछे? यही तो लोग हैं कि आम जनता खुद गोली मारेगी। उनके पास में हथियार कहाँ से इतने बड़े तबके में आ जाएंगे जिनको ये पता भी नहीं हो कि हमारे यहाँ पर क्या होने जा रहा है। ये प्राइवेट असले लेकर के आए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, और मुझे अफसोस है जब कानून की रक्षा करने वाले अगर इस लेवल पे गिर जाएंगे तो फिर इस देश की रक्षा कौन करेगा? ऐसे लोगों के लिए तो सख्त से सख्त जो भी सजा हो वो भी कम है, कि जिससे कि हमारे प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था कायम रहे और आने वालों के लिए कठोर सबक हो कि वो इस टाइप। तो जिया और रहमान बर्क सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सामने आ गए। उन्होंने भी कहा कि जिया और रहमान बर्क को सरकार गलत तरीके से फंसा रही है। उनकी गोली से नईम नाम के शख्स की जान चली गई। ये दंगा यूपी सरकार की तरफ से भड़काया गया है। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जिया रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी,
जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। तो अखिलेश यादव न सिर्फ अपने सांसद को क्लीन चिट दे रहे हैं, बल्कि इस दंगे का कनेक्शन वो हाल ही में हुए यूपी उपचुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। सरकार एक्सपोज ना हो जाए इसलिए ध्यान भटकाने के लिए दंगा करवाया गया कि आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है। सवाल ये कि आखिर संभल में हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? संभल की शांति किसने भंग की? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे की टीम सर्वे करने पहुंचती है। बड़े ही आराम से बिना किसी हंगामे के सर्वे हो जाता है। 22 नवंबर को जुमे का दिन था। पुलिस की व्यवस्था तो की गई, लेकिन बिना किसी दंगे के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी विवाद के जुमे की नमाज भी अता हो जाती है। लेकिन 24 नवंबर की सुबह ऐसा क्या बदल गया कि सर्वे की टीम के पहुंचते ही दंगा भड़क गया, हिंसा होने लगी, 4 लोगों की जान चली गई और कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए। दरअसल संभल में जो कुछ कल हुआ वो अचानक नहीं हुआ। पत्थरबाजी और आगजनी के पीछे पूरी एक प्लानिंग थी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपको बताती हूँ। कल सुबह जब 8:30 बजे एक साथ अचानक 1000 लोग इकट्ठा हुए तो वो अपने साथ ईंट पत्थर लेकर पहुंचे। उपद्रवी अपने साथ गाड़ी को जलाने का सामान भी लेकर पहुंचे। बाकायदा उनके हाथ में बोतल थी, बोतल में पेट्रोल था, पेट्रोल डालकर गाड़ियों में आग लगानी है, ये सब कुछ उन्हें पता था। उपद्रवियों को ये भी पता था कि मस्जिद के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए सबसे पहले एकाएक इकट्ठा हुई भीड़ ने उन सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाया। सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया ताकि उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद ना हो जाएं और फिर अपने चेहरों पर नकाब ढककर उपद्रव मचाया गया, जमकर हिंसा की गई। और वो हिंसा कितनी भयानक थी उसके निशान अभी भी संभल में देखे जा सकते हैं। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे की नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतनी ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे। और उसके बाद हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो। और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा सर कुछ, क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ। वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है। एक-एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेल। अब देखिए संभल में कल एकाएक क्या हो गया। संभल में सर्वे की टीम किस तरफ से जामा मस्जिद के अंदर गई, पुलिस की टीम कहां पर तैनात थी, दंगाई किस गली से निकलकर सामने आए, कहां पर खड़े होकर पुलिस पर पथराव किया गया, कैसे दंगा भड़का, हिंसा की पूरी स्टोरी क्या है आपको दिखाती हूं मेरे सहयोगी अभय पाराशर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। संभल में शाही मस्जिद पर जब सर्वे हो रहा था उस दौरान दंगाइयों ने मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया, पथराव किया गया। जो सर्वे टीम थी उसको निशाना बनाना चाहते थे दंगाई। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम जो है वो मस्जिद के बिल्कुल ऊपरी गेट पर पहुंची है और इस मस्जिद का जो मुख्य द्वार है वो सड़क के दूसरी तरफ खुलता है, जहां से सर्वे टीम को अंदर लाया गया था। सुबह 7 बजे रविवार को सर्वे टीम यहां पर पहुंची थी, अंदर सर्वे चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जो मस्जिद का पिछला हिस्सा है, जहां पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान है, वहां से इस मस्जिद को निशाना बनाया गया। दंगाइयों के निशाने पर जो मस्जिद है
मस्जिद के अंदर जो सर्वे टीम थी वो दंगाइयों के निशाने पर थी। फिलहाल आप ये सीढ़ियां देख सकते हैं, नीचे से ऊपर तक जहां जहां आपको सीढ़ियों पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आएंगे। हालांकि नगर पालिका ने बाद में इन पत्थरों को यहां से हटा दिया था। फिलहाल मस्जिद में ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। मस्जिद की तरफ से जो इमाम है वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको सामने दिखाऊंगा, जितने घर हैं, घरों की छत पर इस तरीके से ईंट पत्थर आपको चारों तरफ नजर आएंगे। यानी कि जितने इस मस्जिद के चारों तरफ मकान थे वहां से दंगाइयों ने सर्वे टीम को निशाना बनाने की मंशा से पथराव किया। आप देखेंगे सामने की जो छत है वहां पर अभी भी जो टीन शेड है उस पर बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो सीढ़ियां हैं यहाँ पर आप देखेंगे, पूरी मस्जिद में ऊपर जाने वाली जो सीढ़ियां हैं वहां पर पत्थर ही पत्थर यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल जिनको हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी पत्थरों का जो चूरा है, जो छोटे टुकड़े हैं, वो अभी भी इन सीढ़ियों पर मौजूद हैं। यहाँ से नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो ये देखिए, ये भी मस्जिद की एंट्री पॉइंट जो है, पीछे का हिस्सा जो है, वहां पर इस तरीके जो टीन शेड है वहां पर आप देखेंगे दंगाइयों ने जो पत्थर फेंके थे वो इस वक्त टीन पर पड़े हुए हैं। साथ ही मस्जिद का जो पिछले हिस्से की जो छत है वहां पर भी पत्थर पड़े हुए हैं। सामने की जो आप दुकानों के ऊपर की ये टीन शेड देख रहे हैं, पूरी छतों पर इस तरीके से ईंट और पत्थर है। किस तरीके का मंजर होगा जब पथराव यहाँ पर किया गया था, वो इन ईंटों को देखकर समझ में आ सकता है। फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है कि एक तो जितने चारों तरफ आप मकान देख रहे हैं, ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। जो दंगाई हैं वो फिलहाल फरार हैं, यहाँ से गायब हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन इस तरीके से मस्जिद की छत पर ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं, उससे पता लगता है कि दंगाइयों ने किस तरीके से सर्वे टीम को निशाना बनाने की मंशा से चारों तरफ से मस्जिद के ऊपर पथराव किया। फिलहाल तकरीबन 24 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जो कि दंगाई हैं। उनका क्या रोल था उसको पुलिस वेरीफाई कर रही है। जो मोबाइल फुटेज पुलिस के पास है, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, उसके हिसाब से इन दंगाइयों के ऊपर एक्शन करने की तैयारी की जा रही है। 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 20 पुलिसकर्मी हैं, 4 सीनियर ऑफिशियल्स हैं। डंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस तरीके से डंडे, ईंट पत्थर जो हैं वो पूरी मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, पुलिस कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मिल जाए, क्योंकि जिन 3 लोगों की पहले मौत हुई थी, अब टोटल मौत का आंकड़ा 4 हो गया है। लेकिन जिन 3 लोगों की मौत हुई थी उनके शव को रात को ही दफन कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि उनकी मौत की वजह पता लग सके, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हुई है। कुछ घरों से, दंगाइयों के घर से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी के रोल को वेरीफाई कर रही है। इस इलाके में जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे उन सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं ताकि दंगाइयों का चेहरा पहचाना जा सके, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि जो दंगाई थे उन्होंने एक पूरी प्लानिंग के तहत अपना चेहरा ढका हुआ था, क्योंकि सर्वे टीम पहले भी सर्वे कर चुकी थी। ये दोबारा संडे को सर्वे होना था, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मैसेज सर्कुलेट करके दंगाइयों ने पहले से प्लानिंग की थी। छतों पर पत्थर रखे हुए थे, अपने चेहरे को ढका हुआ था। और फिलहाल ये जो पीछे का हिस्सा देख रहे हैं आपको, मस्जिद की इस पिछले हिस्से पर जो दीवार है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे ईंट के टुकड़े, पत्थर जो हैं यहाँ पर फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे। सड़क पर इस तरीके से जो गाड़ियाँ थी उन्हें जला दिया गया था, उनकी कालिक यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। तो कोशिश ये है कि जो दंगाई हैं उनके जरिए उनकी जो फोटो है, ये जो वीडियो है, उनके जरिए उनकी पहचान की जा सके। दंगाइयों ने ना केवल यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियों में आग लगाई, बल्कि आप ये देखेंगे ये जो बिजली के तार थे, इन बिजली के तारों को भी आग के हवाले कर दिया था ताकि दंगा जो है और भड़क सके। पूरी प्लानिंग के तहत ये लग रहा है कि इस तरीके की साजिश यहाँ पर प्लान की गई थी ताकि दंगाई जो है वो यहाँ पर सर्वे टीम को अपना निशाना बना सके। फिलहाल मस्जिद जहाँ पर ये पूरा का पूरा हमला हुआ था, दंगा हुआ था, उसके चारों तरफ पुलिस मौजूद है। पेट्रोलिंग लगातार हो रही है। जो सीनियर अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, वो सब पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था हालांकि फिलहाल इलाके में बनी हुई है, लेकिन क्योंकि हालात तनावपूर्ण हैं, इसी वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी भ्रम में ना आए, सोशल मीडिया पर कोई अफवाह ना फैलाएं। इसी वजह से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मस्जिद के चारों तरफ बाहर सड़कों पर आपको इस तरीके से कालिक मिले दिखाई देगी, जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो फिलहाल कोशिश ये है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, मुस्लिम पक्ष से हमने बात करने की कोशिश की। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि पुलिस ने जब
चार्ज किया, उसके बाद दंगाई जो है वो भड़के, पथराव किया गया। लेकिन जिस तरीके से पत्थर छतों पर पड़े हुए हैं उससे कहीं ना कहीं ये लगता है पुलिस को भी कि ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी कि जब सर्वे टीम यहां पर सर्वे करेगी उस वक्त किस तरीके से हमला करना है। हिंदू पक्ष फिलहाल बात करने को यहां पर तैयार नहीं है, ज्यादातर घरों में लोग मौजूद नहीं है, पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही है ताकि इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अब आप देखिए कि पूरी तरीके से जो संभल पुलिस है वो अपने हाई अलर्ट पर है और हाई अलर्ट इस कदर है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। आपको जानकारी दे दें कि 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि अफवाह ना फैल सके, ताकि किसी भी अफवाह पर भीड़ इकट्ठा ना हो सके। इसके अलावा 25 नवंबर तक यानी आज तक 12वीं तक के जो स्कूल थे उन्हें बंद रखा गया है। इसके अलावा 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी शख्स के संभल में प्रवेश करने पर रोक है, यानी कोई भी बाहरी शख्स संभल में आ जा नहीं सकता है। इसके साथ ही साथ ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। खासकर शाही जामा मस्जिद तक जाने वाली जितनी भी गलियां हैं उन्हें बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है, यानी उन रास्तों को बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस बल की तैनाती नजर आएगी ताकि संभल में शांति बहाली रहे और फिर कोई दंगाई अपनी साजिश में कामयाब ना हो पाए। संभल में शाही मस्जिद के मुख्य गेट पर हम मौजूद हैं। इसी गेट से तकरीबन सुबह 7 बजे के आसपास सर्वे टीम जो है वो मस्जिद के अंदर पहुंची थी और यहां पर जब सर्वे शुरू हुआ तो आसपास जितने इलाके हैं वहां से पथराव यहां पर शुरू कर दिया गया। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अभी भी पुलिस की टीम यहां पर लगातार मार्च कर रही है ताकि इलाके के अंदर शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहे। इस पूरे मामले के अंदर हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे के आसपास जब टीम यहां पर पहुंची, मस्जिद के इसी मुख्य गेट से एंट्री की और यहां पर सर्वे करना शुरू किया, उसके बाद चारों तरफ से पथराव जो है वो शुरू कर दिया गया। पथराव जब यहां पर हुआ, हिंसा यहां पर भड़की, मस्जिद की तरफ भी जो दंगाई थे उन्होंने पथराव किया, पत्थर फेंके, फायरिंग इस पूरे हिंसा के अंदर हुई और उसके बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास सर्वे टीम को पुलिस ने यहां से सुरक्षित निकाला और निकाल कर, क्योंकि दंगाइयों की कोशिश ये थी कि आसपास की जितनी गलियां हैं वहां से इस मुख्य गेट पर भी पहुंच सकें, लेकिन चारों तरफ के रास्ते को यहां पर बंद किया हुआ था, इसीलिए दंगाई जो है वो मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है उस तरफ उन लोगों ने आगजनी की, फायरिंग की और यहां पर दंगाई नहीं पहुंच पाए। जैसे ही दंगा भड़का तकरीबन 11 बजे के आसपास सर्वे टीम को सुरक्षित इन इलाकों से, जो मस्जिद का मुख्य गेट है यहां से इस तरफ निकाल दिया गया, क्योंकि आगे का जो इलाका है वो बताया जा रहा है हिंदू बाहुल्य इलाका है और यहां से सर्वे टीम को सुरक्षित निकाल दिया गया, क्योंकि पिछली तरफ जो इलाका है मस्जिद का वहां पर दंगाई लगातार आगजनी कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। इस वजह से सर्वे टीम को सुरक्षित निकालना बहुत जरूरी था और यही वजह है कि मुख्य गेट तक दंगाई नहीं आ पाए। इस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां पर की हुई थी ताकि जो सर्वे टीम है वहां पर दंगाई ना पहुंच पाए। तो फिलहाल इलाके के अंदर हम आपको बताएं, पुलिस पेट्रोलिंग लगातार जारी है। जो डीआईजी हैं वो खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं वो अपनी दुकान खोल सकते हैं। हालांकि सोमवार को संभल की मार्केट बंद रहती है, लेकिन जो एसेंशियल सामानों की दुकानें हैं, दूध या फिर खाने पीने की दुकानें, वो यहाँ पर खुलना शुरू हो गई हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, अब दुकानें खुल रही हैं, शांति है इलाके के अंदर? शांति है, शांति है जी, शांति है इलाके के अंदर। अच्छा, कल किस तरह की स्थिति थी, कितने बजे के आसपास ये सब हुआ है? इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। जानकारी नहीं है। तो फिलहाल अभी, क्योंकि जहाँ पर दंगा हुआ था उसके पास ही आपका घर है, दुकान है, तो अभी किसी तरह का कोई डर है? कुछ नहीं, सब शांति है। पुलिस प्रशासन का बहुत पुख्ता इंतजाम है। पुख्ता इंतजाम। तो देखिए, कुछ दुकानें जो हैं यहाँ पर खुलना शुरू हो गई हैं। पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है। लगातार अपील की जा रही है कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दे, सोशल मीडिया का लोग गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। इस वजह से इंटरनेट सेवा जो है वो भी यहाँ पर बंद की हुई है और पेट्रोलिंग की जा रही है। इस पूरे मामले के अंदर जो दंगाई हैं उनकी पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज और इसके अलावा मोबाइल फुटेज में जिन दंगाइयों का चेहरा सामने आया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी इस वक्त पुलिस कर रही है। अब देखिए, सब कुछ सामान्य हो रहा है। धीरे धीरे संभल में दुकानें खुलने लगी हैं, लोग अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। पुलिस एक तरफ ये कह रही है कि दंगा भड़काने के लिए पत्थरबाजी की गई, तो मुस्लिम पक्ष का आरोप पुलिस पर है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि उन्हें गालियां दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस ने भद्दी भद्दी गालियां दी, लाठीचार्ज किया और जब मुस्लिम पक्ष पर लाठीचार्ज होना शुरू हुआ तो अपने बचाव में मुस्लिम पक्ष ने पत्थरबाजी करनी शुरू की है।
जफर अली साहब, ये बताइए कि सर्वे पहले भी हुआ, अब रविवार को जब सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान जब सर्वे की टीम अंदर थी, इस तरीके का माहौल कैसे बन गया कि पथराव हुआ, मस्जिद पर भी पथराव हुआ, इतने पत्थर गली में आए, वजह क्या थी इस पूरे के पूरे दंगे की? देखिए, मस्जिद में था, मैं मस्जिद में ही था, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा था, लेकिन वो सुबह से अर्ली मॉर्निंग से जो फोर्स लगाई गई थी उसकी वजह से पब्लिक धीरे धीरे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आखिर ये इतनी पुलिस क्यों है, इकट्ठा होना शुरू हो गई। उस इकट्ठी भीड़ को हटाने के लिए सीओ अनुज कुमार ने उनको गालियां दी, उन पर लाठियां चलवाई और सीधे सीधे उनसे धमकी दी ठोंक देने की, यानी गोली मार देने की। तब और हालात उस टाइम ज्यादा बिगड़ गए जब पानी वहां से छूटा। जब पानी वहां से छूटा है, दंगाइयों के ऊपर जो पानी का प्रेशर था, दंगाई नहीं मैं कहूँगा, अच्छा, हाँ, जब वो जामा मस्जिद से पानी बहना शुरू हुआ है नालियों में, तब वो ये समझ गए या उन्हें गलतफहमी ये हो गई कि अंदर खुदाई चल रही है। अच्छा, इसलिए जो है लोग उत्तेजित हो गए और सीओ संभल के लाठीचार्ज करने से, गालियां देने से, ठोक देने से ही ये सारी वारदात हुई है, वरना सब लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये देखना चाहते थे कि क्या हो। तो एक बार ये तस्वीरें देखिए, संभल में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। लोग अपने अपने घर छोड़कर निकल रहे हैं, भागकर जा रहे हैं। संभल में जहां कल हिंसा हुई थी, उस गली में अगर आप नजर डालेंगे तो आपको चारों तरफ जो घर बने हुए हैं वहां पर ताले नजर आएंगे। हुई वहां से अब लोग अपने घरों को छोड़ के कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी गली इस समय खाली हो चुकी है। आप देखिए, सभी घरों में यहाँ पे धीरे धीरे ताले लग रहे हैं। जो लोग सुबह से यहाँ बंद थे वो अब धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करके कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि एक एक करके अब उन लोगों की पहचान हो रही है जिन्होंने या तो दंगाइयों की मदद की या दंगाइयों को अपने घरों में घुसाया, जिन्होंने छत से पत्थरबाजी की। क्या वो लोग स्थानीय निवासी थे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि घरों से भी पत्थरबाजी की गई। घरों की छतों में महिलाएं थी जिन्होंने पुलिस पे पत्थर बरसाए, जिसमें कई पुलिस वाले चोटिल हुए। ये पूरी वो गली है जहां पे सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग हुई थी। अब एक एक करके देखिए, जो ये घर है यहाँ से लोग जाने लगे हैं। एक और आपको ये घर दिखाए तो इस घर का भी दरवाजा अब आपको बंद मिलेगा। हालांकि थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो यहाँ पे लोग मौजूद थे, लेकिन चार के ग्रुप में लोग यहाँ से बाहर निकले हैं। एक ऐसा भी नहीं है कि एक साथ लोग यहाँ से गए हैं, धीरे धीरे करके, ताकि पुलिस को ये शक ना हो कि यहाँ से लोग जा रहे हैं। अपने बच्चों को लेके अब कम से कम 3 से 4 दिन का सामान पैक करके लोग यहाँ से अब जाने शुरू हो चुके हैं। डर है पुलिस की अब कार्यवाही का, एनएसए का डर है, क्योंकि ऐलान कर दिया गया है कि जिन लोगों ने देखिए, अभी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पुलिसिया कार्रवाई से डरकर अपने घरों में ताला लगाकर अब संभल से बाहर निकल चुके हैं। और ये पुलिसिया कार्रवाई का डर इस वजह से है क्योंकि पुलिस पूरे शिद्दत के साथ दंगाइयों की पहचान करने में जुटी हुई है। लेकिन अब आइए आपको ये बताती हूँ कि इस दंगे में किन लोगों की जान गई है। 4 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 23 साल के बिलाल, 30 साल के नईम, 18 साल के कैफ और 50 साल के रोमान ने अपनी जान गंवा दी है। पुलिस कह रही है कि इन लोगों की मौत दंगाइयों की फायरिंग से हुई और इसकी जांच की जा रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले नेता अपनी रोटी से वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी
ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए। वैसे पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये हत्या है, ये मौत नहीं है, बाकायदा इन चारों लोगों का मर्डर किया गया है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलील दे रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन जो हिंदू पक्ष का दावा है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सर्वे हो रहा है और इस सर्वे के लिए याचिका दाखिल करने वाले हिंदू पक्ष के लोगों का ये दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इस पूरे मामले में याचिका दायर करने वाले महंत ऋषिराज गिरी ने कहा है कि उनके पास विक्रम संवत 1987 का नक्शा है जिसमें संभल में मंदिर होने का सबूत है। महंत ऋषिराज गिरी का कहना है कि अकबर के शासन में मंदिर तोड़कर मस्जिद यहाँ पर बनवाई गई थी, इसके कई सबूत भी हैं। हिंदू याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि विवादित स्थल पर नमाज अता करनी बंद होनी चाहिए और पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं, इनका नाम है महंत ऋषिराज जी। ये बताइए महंत जी कि ये पूरा विवाद क्या है, आप लोगों की तरफ से भी जो याचिका डाली गई, क्या है आपकी डिमांड और क्या सबूत है आप लोगों के पास? हमारे पास जो सबूत थे वो हमने कोर्ट को उपलब्ध करा दिए। पूरा का पूरा ही मंदिर है वो, और जो भी और साक्ष्य हैं अभी वो फोटोग्राफरी में और अभी जो सर्वे हुआ है वो मिल गए हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर जन भावनाओं की आस्था का ख्याल रखते हुए और हम लोगों ने याचिका दायर की है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का लेख पढ़ेंगे, अकबर आईने पढ़ेंगे, है ना, बाबरनामा पढ़ेंगे, आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे, आप जो भी जहाँ जहाँ पढ़ेंगे और एक एक व्यक्ति से जब आप पूछेंगे संभल के तो वो आपको बताएगा, हर सनातनी ये बताएगा कि वहाँ हरिहर मंदिर है। ये नक्शा भी है हमारे पास तीर्थराज संभल का, ये नक्शा है और इस नक्शे के अंदर ये हरिहर मंदिर है और ये हरिहर मंदिर ये हरिहर मंदिर है और ये हरिहर मंदिर के साथ में यहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूप हैं जिसका यहाँ सब विवरण दिया गया है। ये हमारे मंदिर हैं, जगह जगह 38 तीर्थ हैं। ये हमारा मुख्य हरिहर मंदिर है और जिसका 987 में इसको जो है ये नक्शा बनाया गया है और अभी जो इसका जो हाल फिलहाल जो इसका जो नक्शा है वो बदला गया है। इन लोगों ने मीनारे बना दिए, अंदर से सेम टू यू है, आज तक ऐसा ही है, सेम जैसा पहला था ऐसा आज ही है। मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया बाबर के आदेश पे। एक पानीपत वाली मस्जिद, एक अयोध्या वाली हरिहर राम जी मंदिर जो था अयोध्या वाला, उसको भी उन्होंने तोड़ा बाबर ने, पानीपत वाला भी तोड़ा और इस संभल वाला भी तोड़ा।